देखो, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का मतलब है कि जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जैसे भी वो दिखते हैं, उस टाइम पे नहीं पता था कैसे दिख रहे हैं एग्जैक्टली, तो जैसे भी वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है पूरी धरती पे, ये अर्थ है मान लो, तो उन सबको किसी न किसी किंगडम के अंदर डाल दिया। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम यही पढ़ते हैं कि कितने किंगडम बने, तो जानते हैं कि कैसे बने। सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे वो थे एरिस्टोटल, द जीनियस, बहुत जीनियस थे। इन्होंने पूरी अर्थ के ऊपर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको दो कैटेगरी में डाल दिया, यानी कि दो किंगडम्स में डाल दिया। लेकिन अभी किंगडम वाला सिस्टम स्टार्ट नहीं हुआ था, तो उन्होंने दो कैटेगरी में डाल दिया, प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स को उन्होंने डिवाइड किया हर्ब, श्रब एंड ट्री में। जो सबसे छोटे प्लांट है, फिर उससे बड़े थोड़े प्लांट है, और जो फिर ट्रीज है, सबसे बड़े प्लांट्स हैं। तो अपीयरेंस के बेसिस पे उन्होंने प्लांट्स को डिवाइड कर दिया और एनिमल्स को डिवाइड कर दिया उन्होंने ऑन द बेसिस ऑफ आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स। तो जो एनिमल्स की बॉडी में रेड ब्लड सेल्स थे उनको वो कहते थे इनेमिया, और जिनकी बॉडी में रेड ब्लड सेल नहीं थे उसमें वर्ड आ जाएगा ए मतलब एब्सेंट। ठीक है, तो सारे एनिमल्स को आरबीसी के बेसिस पर उन्होंने डिवाइड कर दिया। कंफ्यूजन ये होती है कि एरिस्टोटल ने भी प्लांट्स और एनिमल में डिवाइड किया है ना, तो हमें लगता है टू किंगडम क्लासिफिकेशन है, पर याद रखना सबसे पहले साइंटिस्ट से ए फॉर एप्पल, ए से एरिस्टोटल, और इन्होंने टू किंगडम क्लासिफिकेशन नहीं दी है। इन्होंने जर्नली कैटेगराइज कर दिया था लिविंग ऑर्गेनिज्म को प्लांट्स और एनिमल्स में। तो पहले साइंटिस्ट जिन्होंने क्लासिफिकेशन दी है इन द फॉर्म ऑफ किंगडम, टू किंगडम क्लासिफिकेशन, उसका श्रेय जाता है लिनियस को, कार्ल लिनियस को। इन्होंने प्लांट्स और एनिमल्स को डिवाइड किया, बट नॉट ओनली ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटर्नल अपीयरेंस और आरबीसी। उन्होंने कुछ लॉजिकल चीजें देखी, उसके बेसिस पे डिवाइड किया, जैसे कि सेल वॉल, कि भाई प्लांट्स में सेल वॉल होती है, हाँ, लेकिन एनिमल्स में नहीं होती है। लोकोमोशन, प्लांट्स मूव कर सकते हैं, लोकोमोशन का मतलब है एक जगह से दूसरी जगह पे चले जाना। लोकोमोशन का मतलब ये होता है कि चेंज इन प्लेस आता है किसी ऑब्जेक्ट का। सो लोकोमोशन प्लांट्स में नहीं होता है, लेकिन प्लांट्स मूवमेंट शो करता है। जब पत्ते हिलते हैं अपनी पोजीशन पे, उसको कहते हैं मूवमेंट। लेकिन अगर वो उठ के एक जगह से दूसरी जगह चल पाते तो हम कहते हैं लोकोमोशन। तो प्लांट्स लोकोमोशन शो नहीं करते, लेकिन एनिमल्स करते हैं। तो ऐसे लॉजिकल कैरेक्टर्स के बेसिस पे उन्होंने प्लांट्स और एनिमल्स के दो किंगडम बनाए और सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को उसमें डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब आते हैं तीसरे, हैकल। हैकल वो साइंटिस्ट थे, तीसरे नंबर पे पढ़ रहे हैं ना हम इनको, तो ये इन्होंने दी थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। तो तुमको याद भी ऐसे रखना है कि पहले एरिस्टोटल पढ़े थे तो किंगडम वर्ड यहाँ नहीं आया, सेकंड पे लिनियस पढ़ा तो टू किंगडम क्लासिफिकेशन इन्होंने दी, थर्ड पे हैकल पढ़ा तो इन्होंने थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन दी। इन्होंने क्या किया, प्रोटिस्टा डाल दिया। अब देखो प्लांटिया और एनिमेलिया चलता ही रहेगा, वर्ड नए नए यहाँ ऐड होंगे। प्रोटिस्टा क्या होते हैं, प्रोटिस्टा होते हैं यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक। प्रोटिस्टा होते हैं यूकैरियोटिक, यूनिसेलुलर। हम इसको डिटेल में करेंगे सबको। अभी याद रख लो कि प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर एनिमल डाले जो कि यूकैरियोटिक सेल वाले थे, सारे एनिमल्स इसमें डाल दिए। ठीक है, फिर आया था कॉपलैंड। कॉपलैंड ने कहा चलो तीन तो नंबर इतना इवन नहीं है, इसको थोड़ा सा अपन इवन करते हैं, और उन्होंने चार किंगडम क्लासिफिकेशन दी। तो चौथे नंबर पे इनको पढ़ा, इन्होंने चार किंगडम क्लासिफिकेशन दी, और इन्होंने नया ग्रुप इंट्रोड्यूस कर दिया किंगडम, जिसको कहते हैं मोनीरा। मोनीरा में इन्होंने क्या किया, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म डाल दिए। साथ साथ लिखते जाओ, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक मोनीरा में, प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक। ठीक है, इसके बाद आए आर.एच. विटेकर। विटेकर फिफ्थ नंबर पे आया ना, तो इन्होंने दी है फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक है, इन्होंने दी थी फोर किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब तुम बोलोगे कि थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन, सॉरी हीरा, इन्होंने दी थी थ्री किंगडम, थी फोर किंगडम, और यानी हमारी फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। तो विटेकर ने क्या इंट्रोड्यूस कर दिया, फंजाई। तो तुमको ऐसे याद रखना है, प्लांट और एनिमेलिया लिनियस ने डाला, फिर आया प्रोटिस्टा, पी के साथ पी लगा, फिर उसके साथ मोनीरन्स आए, और एंड में जाके फंजाई वाला आया था। ठीक है, तो ये विटेकर की क्लासिफिकेशन है जिसको हम फॉलो करते हैं। आज भी हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म को फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर पढ़ते हैं। मतलब इन पांच किंगडम्स के अंदर पूरी दुनिया के हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं, एक्सेप्ट viruses. We do not study viruses under the kingdom classification because viruses ना तो living है ना नॉन लिविंग है। वो इतने ज़्यादा मैजेस्टिक, बहुत ही अलग किस्म के हैं कि उनको हम इस कैटेगरी में डाल ही नहीं सकते। ठीक है, अब हम इसको आज भी फॉलो करते हैं, लेकिन स्टिल एक और साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपनी वॉइस उठाई। तो वॉइस उठाई जिन्होंने विटेकर के बाद भी, उनका नाम है वॉइस। वॉइस ने दी
6 किंगडम क्लासिफिकेशन, और साइंटिस्ट भी 6 नंबर पे हमने ये पढ़े। इन्होंने क्या किया, मोनीरा यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है ना, और उनके बहुत अच्छे एग्जाम्पल होते हैं बैक्टीरिया। तो इन्होंने कहा कि बैक्टीरिया भी दो बहुत ही अलग टाइप के होते हैं, तो दो बहुत अलग तरह के किंगडम बना दो, ठीक है। विटकर ने तो बैक्टीरिया मोनीरा की कैटेगरी के अंदर ही दोनों बैक्टीरिया डाल दिए थे। दो बैक्टीरिया के कैटेगरी है, आर के बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया, आज पढ़ेंगे हम इसके बारे में। लेकिन वॉइस ने कहा ये अलग अलग से तुम किंगडम बनाओ यार, ये बहुत अलग है। तो एक हो गया आर के बैक्टीरिया, एक यू बैक्टीरिया। दोनों में बैक्टीरिया आते हैं, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स आते हैं, लेकिन नेचर बहुत अलग है, स्पेशली इनकी सेल वॉल की। उसके बाद प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटिया, एनिमेलिया। तो हमें जो पढ़ना है वो है विटकर क्लासिफिकेशन, और हमें जो पता होना चाहिए वो है इन साइंटिस्ट के नाम और इन्होंने कौन सी क्लासिफिकेशन दी थी। और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन 1969 में दी थी आर.एच. विटकर ने, जिनके बारे में ये लिखा है। और अब हम इसको आगे फॉलो करेंगे, तो एक ही पेज पे ये लिख लो, उसके बाद आगे चलते हैं। चलो अब स्टार्ट करते हैं किंगडम मोनीरा, ठीक है। तो किंगडम मोनीरा के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, चलो भाई अब स्टार्ट करते हैं किंगडम मोनीरा। तो किंगडम मोनीरा का क्या मतलब है कि अगर ये पूरी अर्थ है, इस पूरी अर्थ पे पानी में, धरती, टेरेस्ट्रियल या एक्वेटिक या हर जगह वोल्केनोस के पास कहीं पे भी अगर कोई ऑर्गेनिज्म इन फीचर को प्रोजेस करता है तो वो किंगडम मोनीरा के अंदर स्टडी किया जाएगा। तो पूरी धरती पे इस करेक्टर वाले जो ऑर्गेनिज्म है उनको हम एक कैटेगरी मतलब एक टैग के अंदर पढ़ते हैं, जिस टैग को कहते हैं किंगडम मोनीरा। तो सबसे पहली चीज़ ही किंगडम है, फाइलम नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज़ किंगडम मोनीरा के जो सोल मेंबर्स है, सोल मेंबर मतलब है जो मेनली इसको रिप्रेजेंट करते हैं ना, वो है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया सुनते हो ना, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होते हैं ऑल दैट, सबके सब मोनीरा के अंदर आते हैं, जितने बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हैं, ठीक है। तो बैक्टीरिया भी दो तरीके से डिवाइडेड है, आर्के बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। इनको पढ़ेंगे थोड़ी देर में। अब पहले हम पढ़ते हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक। जनरल कैरेक्टरिस्टिक का मतलब जितने मोनीरा के अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म है सब के सब के अंदर ये फीचर मिलेगा ही मिलेगा। पहला, ये सब के सब एशियंट है, एंशियंट है। एंशियंट का मतलब है जब धरती बनी थी तो पहले जो लिविंग ऑर्गेनिज्म थे वो कौन थे, वो बेसिकली वो सेल्स थे जो कि प्रोकैरियोटिक थे नेचर में, प्रोकैरियोटिक थे और यूनिसेलुलर थे। तो ये बहुत ही एंशियंट टाइप के लिविंग ऑर्गेनिजम्स है। एक सेल से इनकी पूरी बॉडी बन जाती है और ये प्रोकैरियोटिक है, ठीक है। इनकी बॉडी कैन बी, मतलब ये एक सेल है ना, तो या तो ये अकेला एक सेल रह लेगा जहाँ भी रह रहा है, या फिर ये ग्रुप बना लेता है, कॉलोनीज में रहता है, या फिर ये एक दूसरे के पीछे ऐसे अटैच हो जाता है जैसे मोतियों की माला। ये होती है फिलामेंटस फॉर्म। तो आपको जो किंगडम मोनीरा के अंदर बैक्टीरिया मिलेंगे वो या तो अकेले मिल जाएंगे रहते हुए, या कॉलोनीज में रहते हुए मिलेंगे, या फिलामेंट बनाते हुए आपको दिखाई देंगे, ठीक है। इस तरीके से ये रहते हैं। अब इनकी सेल वॉल, ये आता है क्वेश्चन। मेजर कंपोनेंट ऑफ देयर सेल वॉल इज पेप्टिडोग्लाइकन। व्हाट इज पेप्टिडोग्लाइकन? अमाइनो एसिड और शुगर का मिक्सचर है पेप्टिडोग्लाइकन। अमाइनो एसिड और शुगर बायोमोलिक्यूल्स वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे, तो अभी के लिए टेंशन नहीं लेनी। जस्ट रिमेंबर कि मोनीरन्स में बैक्टीरिया आते हैं और उनकी सेल वॉल बनी है मेनली पेप्टिडोग्लाइकन, एक्सेप्ट, यहाँ आता है क्वेश्चन, ये पेप्टिडोग्लाइकन एब्सेंट होता है आर के बैक्टीरिया एंड माइकोप्लाज्मा में, ठीक है। ये दो कैटेगरी है बैक्टीरिया की जिसमें एब्सेंट होता है पेप्टिडोग्लाइकन, तो ये क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। अब मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस, यानी कि अगर ये बैक्टीरिया का सेल है तो इसके अंदर ऑर्गेनेलिस लाइक राइबोसोम तो प्रेजेंट होगा, लेकिन उसके आसपास मेम्ब्रेन नहीं होगी, तो वो नहीं होती। न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस के अंदर एक रीजन होता है जहाँ पर राइबोसोम की सिंथेसिस होती है स्पेसिफिकली, ऐसा रीजन आपको प्रोकैरियोट्स में नहीं मिलता। क्रोमेटिन एंड हिस्टोन प्रोटीन, ये डीएनए के पास प्रेजेंट होते हैं और उसकी रैपिंग में मदद करते हैं, एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में मदद करते हैं। 12th स्टैंडर्ड में इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें एब्सेंट होती है मोनीरा में रहने वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म में, जिसका सोल मेंबर है बैक्टीरिया। तो ये जनरल कैरेक्टरिस्टिक पोजेस करते हैं। अब चलते हैं हम लोग स्पेसिफिकली मोनीरा के जो बैक्टीरिया है उनकी डिवीजन पे कि वो कितने टाइप के होते हैं, ठीक। चलो भाई, बैक्टीरिया की बात हो रही है ना, बैक्टीरिया को डिवाइड कर देते हैं दो तरीके से। एक बार हम बैक्टीरिया को डिवाइड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेल वॉल, एक बार हम बैक्टीरिया को डिवाइड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर, ठीक है। बाहर से कैसे दिख रहे हैं, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है ना, तो कैसे दिखाई देगा एक सिंगल सेल। बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर आर डिवाइडेड इनटू 4 टाइप। एनसीईआरटी में डायग्राम है इसलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
पहली टाइप को कहते हैं बैसिलस। तो जिस भी बैक्टीरिया में तुम्हें नाम दिखेगा ना, बैसिलस, बैसिलस थर्मोजेनेसिस, बैसिलस जहाँ वर्ड आ जाएगा तुम समझ जाना कि उस बैक्टीरिया की सेल की शेप ऐसी है। बैसिलस का मतलब वैसे होता है रोड शेप, पर मुझे बैडमिंटन जैसा लगता है, ठीक है। तो इस वजह से बी से बैसिलस, बी से बैडमिंटन जैसा, शेप वैसे है रोड शेप, ठीक है। तो पहले बैक्टीरिया जिनके सेल ऐसे दिखाई देंगे। दूसरे है कोकस, कोक के जैसा गोल गोल छोटे छोटे से, ठीक है। तीसरे टाइप के बैक्टीरिया है जिनके सेल दिखेंगे आपको कोमा की तरह। छोटा सा कोमा डाल दो किसी सेंटेंस के, किसी वर्ड के बीच में, कोमा ऐसा होता है ना, इसको बड़ा करके देखो, तो इसको कहते हैं विब्रियो। विब्रियो वो वाले बैक्टीरिया जिनके सेल ऐसे दिखाई देंगे। स्पिरुलम वो वाला बैक्टीरिया है जो ऐसे स्पाइरल से दिखाई देगा तुमको, इनको ऐसे भी दिख सकता है ये, और एंड में इसके फ्लैजेला लगे हुए हैं, ओके। तो 4 तरीके के बैक्टीरिया डिवाइड कर दे। वो वाले बैक्टीरिया जिनके सेल रोड शेप दिखते हैं उनको बैसिलस नाम दे देते हैं, कोकस, विब्रियो एंड स्पिरुलम। क्लियर, नथिंग डिफिकल्ट, एनसीईआरटी में है तो इंपॉर्टेंट है। डन। अब चलते हैं बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ द सेल वॉल कॉम्पोजिशन। हमें इतना पता है कि बैक्टीरिया यानी मोनीरा के अंदर जितने बैक्टीरिया है उनमें पेप्टिडोग्लाइकन होता है एज अ मेजर कॉम्पोनेंट, लेकिन आर्के बैक्टीरिया में वो एब्सेंट होता था। ये वाले बैक्टीरिया की खास बात क्या है कि इसके सेल वॉल में, आर्के बैक्टीरिया के सेल वॉल में पेप्टिडोग्लाइकन नहीं है और अलग अलग चीज़ें हैं, जिसकी वजह से ये बहुत ही रेजिस्टेंट है एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में सर्वाइव करने के लिए, ठीक है। तो क्या मतलब है इस बात का, अभी इसको छोड़ दो। बैक्टीरिया इज डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ इट्स नेचर। सेल वॉल के स्ट्रक्चर की वजह से उसकी नेचर थोड़ी अलग हो गई है। तो 2 टाइप से बैक्टीरिया को बोलते हैं हम, एक होते हैं आर्के बैक्टीरिया और एक होते हैं यू बैक्टीरिया। बाद में करेंगे ये। आर्के बैक्टीरिया कौन से होते हैं, ये सबसे पुराने हैं, एंशियंट, ठीक है। ये एंसेस्टर है यू बैक्टीरिया के भी। आर्के बैक्टीरिया बहुत ही रेजिस्टेंट है, इनकी सेल वॉल एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर सकती है। एक्सट्रीम का मतलब है बहुत ठंड, बहुत गर्मी, बहुत ड्राई कंडीशन, बहुत बारिश, एक्सट्रीम इन्वायरमेंट्स में सर्वाइव करती है। सो ऑन द बेसिस ऑफ इन्वायरमेंट आर्के बैक्टीरिया भी 3 टाइप से डिवाइड होता है, ठीक है। तो ऐसे डरना नहीं है, इतनी बार डिवाइड कर दिया, बहुत सिंपल है। इसको ये 3 टाइप से जो डिवाइड हो रहा है ना, इसको याद करने की कहानी सुनो। एक लेक है, ये सॉल्ट लेक है, बहुत नमक है इस पानी में। इसके पास एक गाय खड़ी है जो मजे से चारा खा रही है, ठीक है। तो एक हमारे पास लेक है जो सॉल्ट लेक है, एक हमारे पास गाय है, और दूसरे हमारे पास बादल बन रहे हैं और वहाँ से हो रही है एसिड रेन। क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गर्म था, इस वजह से वहाँ पर एसिड रेन भी होनी स्टार्ट हो गई है। एसिड रेन के बहुत से रीजंस होते हैं, इन्वायरमेंट की पोल्यूशन होती है। तो तुम इमेजिन कर लो कि एक जगह लेक है जिसमें नमकीन पानी है, बहुत ही ज़्यादा सलाइन वाटर है, दूसरी तरफ वहीं पे एक गाय खड़ी चारा खा रही थी, और एक तरफ बहुत ज़्यादा एसिड रेन हो रही है और टेम्परेचर भी बहुत ह्यूमिड सा, गर्म सा है। सो आर्के बैक्टीरिया are also divided into 3 types. First is methanogens. मिथेनोजेंस वो वाले बैक्टीरिया होते हैं जो मीथेन गैस बनाते हैं। तो जो काऊ है ना, हमें इससे याद रखना है, मिथेनोजेन जो काऊ है ना, इसके र्यूमन में, इसके पेट में ये बैक्टीरिया रहते हैं। ये क्या करते हैं कि गाय जब खाना खाती है तो उस खाने से कॉम्पोनेंट्स निकाल लेते हैं, जैसे फॉर्मिक एसिड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, और उसको वो चेंज कर देते हैं किसमें, मिथेन गैस में, ठीक है। तो काऊ जब अपना डंग रिलीज करेगी ना, जब वो पॉटी करेगी, तो उसके डंग के अंदर मिथेन गैस होती है, इसलिए काऊ डंग को जलाया जाता है, एज अ सोर्स ऑफ मिथेन गैस यूज किया जाता है। तो वो वाले बैक्टीरिया जो मिथेन गैस बनाते हैं उनको कहते हैं मिथेनोजेंस। इसके रूमन में रहते हैं और ये नेचर में होते हैं कीमो ऑटोट्रॉफिक। ये मैं बाद में समझाऊंगी, अभी लिख लो। चलो फिर लेक की तरफ चलते हैं। लेक में सॉल्ट वाटर था ना, तो तुम्हें सॉल्ट वाटर से याद रखना है वो वाले बैक्टीरिया जो बहुत ही नमकीन पानी में रह सकते हैं। ये सारे बैक्टीरिया है जो बहुत ही नमकीन पानी में या बहुत ही नमकीन इन्वायरमेंट में रह सकते हैं, उनको कहते हैं हेलोफिल्स। और ये हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, खाना खुद नहीं बनाते, रोटी बाहर से खाते हैं, ठीक है। तो हेलोफिल्स वो वाले बैक्टीरिया है जो आर्के बैक्टीरिया है, बहुत ही नमकीन पानी में रहते हैं, मैंने कहा एक्सट्रीम कंडीशन, तो एक्सट्रीम कंडीशन में रह रहे हैं, बहुत नमकीन है। नेक्स्ट इज थर्मोएसिडोफिल्स। थर्मोएसिडोफिल्स वो वाले आर्के बैक्टीरिया हैं जो थर्मो मतलब बहुत गर्मी में, एसिडो मतलब बहुत ही एसिडिक कंडीशन में रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी पानी की बूंदों में तुम्हें कहीं ना कहीं बैक्टीरिया दिखेगा, इस एनवायरनमेंट में तुम्हें कहीं ना कहीं बैक्टीरिया दिखेगा, सॉइल में गिरा हुआ कहीं ना कहीं बैक्टीरिया दिखेगा। तो थर्मोएसिडोफिल वो वाले बैक्टीरिया होंगे जो बहुत ही ज़्यादा गर्मी या एसिड माहौल में रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल वोल्केनोस होती है ना, वोल्केनो का जो माउथ होता है उसके आसपास थर्मोएसिडोफिल वाले बैक्टीरिया रहते हैं, क्योंकि यहाँ की इतनी गर्मी को सिर्फ यही बैक्टीरिया सर्वाइव कर सकता है। तो देखा बैक्टीरिया इतने पुराने अर्थ के ऊपर क्यों है, क्योंकि उनकी सेल वॉल कुछ इस तरीके से बनी है कि उनको एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में सर्वाइव करवा सकती हो।
ठीक है, तो दोबारा सुनो, बैक्टीरिया साइज के बेसिस पे, स्ट्रक्चर के बेसिस पे 4 तरीके के थे, बैसिलस, कोकस, विब्रियो, स्पिरुलम। डायग्राम के साथ याद, खत्म। बैक्टीरिया 2 टाइप के और डिवाइड होते हैं, आर के बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया। आर के बैक्टीरिया एशियन बैक्टीरिया है, सबसे पुराने हैं, ये 3 टाइप में डिवाइड होते हैं। काउ से याद रहा मिथेनोजेंस, लेक से याद, सॉल्ट लेक से याद रहा हेलोफिल्स, हेलो मतलब होता है सेलाइन मतलब नमकीन, और थर्मोएसिडोफिल्स हमें याद रहा गर्म वाली एसिड रेन से। ठीक है, ये कीमो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, ये भी कीमो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, सिर्फ बीच वाला हेट्रोट्रॉफिक था। इन टर्म्स का मतलब मैं तुम्हें आगे बताऊंगी। सो आई होप आप, तो आर के बैक्टीरिया खत्म, मैं लिखना भूल गई थी, यहाँ से नोट कर लो। आर के बैक्टीरिया के एग्जाम्पल नाम देख के बता सकते हो कौन से वाला किस कैटेगरी में आता है। आर के बैक्टीरिया 3 टाइप में डिवाइडेड है ना, तो जो डिवाइडेड थे, जो मिथेन बनाते थे, उनके नाम में ही मिथेन वर्ड है। मिथेनोकोकस एंड मिथेनोबैक्टीरियम। कोकस एक कोकस शेप के होंगे, गोलू गोलू से। जरूरी नहीं नाम से तुम्हें शेप पता चल जाए, लेकिन तुम्हें ना बैक्टीरिया के केस में ये होता है, थोड़ा फायदा हो जाता है, नाम से थोड़ा आइडिया हो जाता है कौन सी कैटेगरी के है या स्ट्रक्चर किस तरीके का होगा। तो ये थे मिथेनोकोकस के, ये मिथेनोजेंस वाले के एग्जाम्पल थे। अब हेलोबैक्टीरियम किसके एग्जाम्पल होंगे? नमकीन वाले के, यस, हेलोबैक्टीरियम एंड हेलोकोकस। और थर्मोप्लाज्मा, थर्मोप्रोटियस वो होंगे थर्मल वाले के एग्जाम्पल। वोल्केनो के मुंह के पास जो बैक्टीरिया मिलते हैं, आर के बैक्टीरिया। ऊपर कंफ्यूज मत हो ना, आर के बैक्टीरिया के एग्जाम्पल है, ठीक है। इसको करो खत्म, मिटा ही देती हूँ, लिख लो, इसको स्क्रीनशॉट लेना। चलो अब मैं मिटा लूँ, और अगर तुमने स्क्रीनशॉट नहीं लिया था तो वीडियो पॉज करके ले लो, इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है, हैं? चलो आर के बैक्टीरिया खत्म, जर्नल इंट्रोडक्शन खत्म। अब बचा सिर्फ यू बैक्टीरिया और कुछ टर्मिनोलॉजीज बैक्टीरिया से रिलेटेड। चैप्टर का ये वाला पार्ट खत्म, किंगडम ही पूरा खत्म, ठीक है। तो यू बैक्टीरिया किसको कहते हैं हम? सत्यवादी है ये, सच्चे बैक्टीरिया ही, इसलिए इनको कहते हैं ट्रू बैक्टीरिया। क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया का मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि यार उनकी सेल वॉल के अंदर पेप्टिडोग्लाइकन होना चाहिए। यू बैक्टीरिया के अंदर वो सारे बैक्टीरिया आते हैं जिनकी सेल वॉल में पेप्टिडोग्लाइकन है, तो ये हुए ना सच्चे बैक्टीरिया। आर के बैक्टीरिया तो धोखा दे रहे थे ना, उनमें पेप्टिडोग्लाइकन नहीं था, और किसमें नहीं था, एक और बताया था, याद करना। चलो आर के बैक्टीरिया भी सब ग्रुप में डिवाइडेड है, एक ग्रुप का नाम है सब ग्रुप का साइनोबैक्टीरिया, और इसी को कहते हैं ब्लू ग्रीन एल्गा। देखो यू बैक्टीरिया ही होते हैं साइनोबैक्टीरिया, लेकिन यू बैक्टीरिया के अंदर एक सब ग्रुप है जिसको कहते हैं साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गा। साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गा के अंदर सब ग्रुप है, यानी कि एक हेडिंग है, इसके अंदर और बैक्टीरिया आते हैं। तो साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर, इस हेडिंग के अंदर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है? क्लोरोफिल ए प्रेजेंट है, इसलिए ग्रीन कलर के दिखते हैं, इसलिए नाम है ब्लू ग्रीन एल्गा। एल्गा नाम है लेकिन एल्गी नहीं है ये, एल्गी के अंदर मैंने तुम्हें कभी बैक्टीरिया नहीं पढ़ाया, तो इसको याद रखना है, यहाँ कंफ्यूजन हो जाती है, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया का नाम ही ब्लू ग्रीन एल्गा है, ये भी कंफ्यूजन हो जाती है। दूसरा, इस हेडिंग के अंदर फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स आते हैं। फोटोसिंथेटिक, सूरज की किरणों से अपना खाना भोजन बनाएंगे थ्रू फोटोसिंथेसिस। ऑक्सीजन को रिवॉल्व करते हैं जैसे प्लांट्स ऑक्सीजन को रिवॉल्व करते हैं, इन्वायरमेंट के लिए बढ़िया है ना ये। इसका एग्जाम्पल है नॉस्टॉक। तो देखो मोनीरा सबसे बड़ी कैटेगरी हेडिंग, उसके अंदर तुमने क्या पढ़ा? यूबैक्टीरिया। उस हेडिंग के अंदर तुमने पढ़ा साइनोबैक्टीरिया, और उसके अंदर तुमने एक एग्जाम्पल पढ़ा नॉस्टॉक। तो कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है ना। हेडिंग के अंदर हेडिंग पढ़ रहे हो, एग्जाम्पल है नॉस्टॉक, ये रहा बैक्टीरिया का नाम। फिलामेंटस होता है ये, क्या मतलब है इसका? कि साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गा में जितने ऑर्गेनिज्म है, या तो वो सॉलिटरी अकेले रह सकते हैं, कॉलोनी बना के सेल रह लेते हैं, या फिर बैक्टीरिया से फिलामेंट बना के रह लेते हैं, मतलब ऐसे लाइन में एक दूसरे के साथ अरेंज हो जाएंगे। तो ये एक बैक्टीरिया है, ये एक नॉस्टॉक है, ये एक नॉस्टॉक है, और एक साथ अरेंज हो जाते हैं ये फिलामेंटस फॉर्म में, ठीक है। एक गोला एक नॉस्टॉक को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इनमें क्या होता है, एक बैक्टीरिया मॉडिफाई हो जाता है और अंदर एक स्ट्रक्चर बना लेता है जिसको कहते हैं हेट्रोसिस्ट। हेट्रोसिस्ट क्या करता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करता है। ये पूरा कॉन्सेप्ट नाइट्रोजन फिक्सेशन में आएगा जब हम प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, जब हम ये वाली खत्म करेंगे। तो इसको फटाफट खत्म करते हैं ताकि प्लांट फिजियोलॉजी तक पहुंचे, ठीक है। तो इतना याद कर लेना, इतना डन। चलो अब इसको आगे, तो आ गया है बैक्टीरिया का वो वाला टॉपिक जो आपका दिमाग खराब कर देगा। इससे क्वेश्चन आने बनते हैं भाई, क्योंकि ये कंफ्यूजिंग है, और कंफ्यूजिंग वाली चीज़ें ना एग्जामिनर की मतलब फेवरेट होती है, ठीक है। इसको समझने की कोशिश करते हैं। पहले इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लो, इसे याद करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे क्लास में, ठीक है। 4 एग्जाम्पल्स के साथ स्क्रीनशॉट ले।
चलो बैक्टीरिया में अब हम लोगों ने आर के बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया पढ़ लिया है, जर्नल कैरेक्टर पढ़ लिए, अब हम कुछ जर्नल से पॉइंट्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है बैक्टीरिया में, वो पढ़ेंगे, उनके प्रोसेसेस पढ़ेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट रेस्पिरेशन है और दूसरा है उनका रिप्रोडक्शन, वो सांस कैसे लेते हैं और वो रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं, वो दो प्रोसेस अब हमने पढ़ने, फिर चैप्टर खत्म, मतलब मोनीरा वाला किंगडम खत्म। सो रेस्पिरेशन बैक्टीरिया में दो तरीके से होती है, एरोबिक एंड एनारोबिक। कैपिटल ए आ गया ना स्टार्टिंग में वर्ड की, मतलब एब्सेंट। एरोबिक का मतलब है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, एनारोबिक का मतलब है ऑक्सीजन की प्रेजेंस के बिना रिस्पायर करना, ठीक है। तो रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है, ब्रीदिंग का मतलब होता है गैसेस को अपनी बॉडी में लेना और रिमूव करना। रेस्पिरेशन का मतलब होता है उन गैस की मदद से एनर्जी की प्रोडक्शन करना बॉडी के अंदर। तो बैक्टीरिया का सेल अपनी बॉडी में एनर्जी कैसे बनाता है ना, उसको रेस्पिरेशन कहते हैं। तो एक तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बना लेता है, एक कुछ टाइप के बैक्टीरिया ऑक्सीजन के एक्सेस में बना लेते हैं। अब आती है खतरनाक टर्म्स, ऑब्लिगेट स्ट्रिक्ट एरोब्स, फैकल्टेटिव एनारोब्स। पहले तो ये दोनों एरोबिक के नीचे लिखे हैं मैंने, पहले तो तुम ये चीज़ नोटिस कर लो, ठीक है। अब ऑब्लिगेट, ये स्ट्रिक्ट, स्ट्रिक्ट का मतलब होता है बड़े स्ट्रिक्ट पेरेंट्स होते हैं, जो कह दिया ना वो पत्थर की लकीर, और जो स्ट्रिक्ट पेरेंट्स ने कह दिया तुम्हें उनको ऑब्लाइज करना पड़ता है, ऑब्लाइज करना पड़ता है, मतलब कि तुम्हें उनकी बात माननी ही पड़ेगी, यू आर ऑब्लाइज टू डू वट एवर दे आर सेइंग। तो स्ट्रिक्ट पेरेंट्स की बातों के लिए तुम ऑब्लाइज हो, ऑब्लाइज, समझ गए ना मेरी बात, हाँ सुन लो। तो स्ट्रिक्ट एरोब्स, एरोब्स है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो वो वाले बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही रिस्पायर कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं। अगर ऑक्सीजन गई ये बैक्टीरिया मर गई, जिएंगे या मर जाएंगे, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही जिएंगे, उनको कहते हैं स्ट्रिक्ट एरोब्स, ऑब्लिगेट एरोब्स, ठीक है, एक ही टर्म है ये। फैकल्टेटिव, अगर कोई पेरेंट स्ट्रिक्ट नहीं है, नॉर्मल है, तो वैसे तो तुम नॉर्मली उनकी बात मानोगे, मतलब वैसे तो तुम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में सर्वाइव कर रहा है बैक्टीरिया, जैसे कि एरोब को होना चाहिए, लेकिन अगर मौका मिला, अगर कंडीशन अनफेवरेबल हुई, पेरेंट्स की नज़र इधर उधर गई, तो तुम क्या करोगे, उनकी बात नहीं मानोगे। उसी तरीके से ये बैक्टीरिया भी अगर कंडीशन थोड़ी इधर उधर हो गई तो वो ऑक्सीजन अगर प्रेजेंट ना भी हुई तब भी सर्वाइव कर जाएगा। सो ऑब्लिगेटेड स्ट्रिक्ट एरोब्स वो होते हैं जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही सर्वाइव करते हैं, नहीं तो मर जाएंगे। फैकल्टेटिव ये है कि अगर फैसिलिटी मिली ना तो ये एनारोबिक हो जाएंगे, इसलिए वर्ड आता है एनारोबिक। तो तुम कंफ्यूज मत हो जाना एनारोबिक देख के कि ये तो ऑक्सीजन के एब्सेंस की बात कर रही है, नहीं, आगे का वर्ड देखना है, पीछे का बाद में देखना है, आगे देखना, आगे का लिखा फैकल्टेटिव, मतलब फैसिलिटी हुई तो एनारोबिक होंगे, नहीं तो एरोबिक ही है। तो फैकल्टेटिव एनारोबिक लिखा है, मतलब कि वैसे तो एरोबिक है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जीते हैं, लेकिन अगर कंडीशन ना हो तो ऑक्सीजन के एब्सेंस में भी जी जाएंगे। दो एग्जाम्पल, बैसिलस सबटिलिस, स्ट्रिक्ट वाले से सबटिलिस, फैकल्टेटिव एनारोब, ठीक है, वैसे तो एरोब है लेकिन अगर कंडीशन चेंज हुई तो एनारोबिक भी हो सकते हैं, तो थोड़े धोखेबाज है। तो सूडो, सूडो का मतलब होता है नॉट ट्रू, फॉल्स, जिसको कहते हैं फॉल्स होता है सूडो। तो सूडोमोनास वो वाले बैक्टीरिया झूठे बैक्टीरिया है, सूडो मतलब झूठ ना, झूठे बैक्टीरिया है कि देखो है तो एरोबिक लेकिन फैसिलिटी मिली तो एनारोबिक हो जाएंगे, ठीक है। तो सबटिलिस स्ट्रिक्ट से याद रख लेना, और फैसिलिटी मिली तो ये धोखा दे देंगे, उससे तुम सूडो याद रख लेना, सूडोमोनास। अब आओ अगले वाले पे, अगली है एनारोबिक, एना मतलब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो ये स्ट्रिक्ट और ऑब्लाइट यानी ऑब्लिगेट और स्ट्रिक्ट एनारोब वो होंगे जो सिर्फ जब ऑक्सीजन नहीं है तभी जिएंगे, अदरवाइज दे विल डाई। तो इनके एग्जाम्पल है क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम, ठीक है। अगर इनको नहीं मिल मतलब ऑक्सीजन मिल गई ना इनके एनवायरनमेंट में तो ये मर जाएंगे। अगले है फैकल्टेटिव एरोब, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है, फैकल्टेटिव लिखा है ना तुमने, फैकल्टेटिव देख लिया, मतलब इसके आगे जो भी वर्ड है ना वो उस नेचर के नहीं है। फैकल्टेटिव एरोब है, इसका मतलब है कि वैसे तो ये एनारोबिक होंगे, बिना ऑक्सीजन के रह रहे हैं, लेकिन कंडीशन अनफेवरेबल होगी तो ऑक्सीजन के कंडीशन में भी ये एरोबिक की तरह काम करने लग जाएंगे, ठीक है। तो तुम्हें फैकल्टेटिव वर्ड पे ध्यान रखना है। इसका एग्जाम्पल है क्लोरोबियम, 4 एग्जाम्पल है, 4 नाम है, अगर तुम्हें नेम्स क्लियर हो गया, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिर गलत नहीं होगा। एग्जाम्पल पे सीधा क्वेश्चन आ जाता है कि फैकल्टेटिव एनारोब है, फैकल्टेटिव एरोब है, ये चारों वर्ड्स देके तुम्हें एक एग्जाम्पल दे देंगे, सो इफ यू नो द मीनिंग। चलो जी, तो बैक्टीरिया के अंदर 3 मेन प्रोसेस हमने पढ़ने हैं। हमने आर के बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया पढ़ लिया, हमने जर्नल कैरेक्टरिस्टिक पढ़ लिए, हमने उसके बाद पढ़ लिया रेस्पिरेशन। अब हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का मतलब होता है खाना, खुद बनाया किसी और से लिया।
तो बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन दो टाइप के होते हैं, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक। ऑटो मतलब सेल्फ, वो वाला ऑटो नहीं, ये सेल्फ वाला ऑटो है। ऑटो मतलब सेल्फ, मतलब खाना खुद बनाते हैं। हेट्रो मतलब खुद नहीं बनाते, बाहर से लेकर आते हैं। तो वो वाले बैक्टीरिया जो अपना खाना खुद बनाते हैं वो दो टाइप के होते हैं, फोटोऑटोट्रॉफिक एंड कीमोऑटोट्रॉफिक। फोटो मतलब सूरज की किरणें यानी कि लाइट, तो वो वाले बैक्टीरिया जो अपना खाना खुद बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ लाइट यानी सनलाइट, उनको कहते हैं फोटोऑटोट्रॉफिक। तो तुमने प्लांट्स में भी पढ़ा है ना कि क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल होता है जो लाइट को इंटरैक्ट कर सकता है, तभी वो अपना फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो बैक्टीरिया को भी कोई पिगमेंट चाहिए लाइट को ट्रैप करने के लिए, तो बैक्टीरिया के पिगमेंट्स के अपने नाम है, बैक्टीरियो क्लोरोफिल, बैक्टीरियो विरिडिन। ये दो ऐसे बैक्टीरिया के पिगमेंट है, और भी होते हैं कि कुछ ऐसे बैक्टीरिया के पिगमेंट है जो क्या करेंगे, सन की रेस को इंटरैक्ट करेंगे और उससे अपना खाना बनाएंगे, ठीक है, फिर उसको खाएंगे, मतलब अपने एक्टिविटीज के लिए यूज करेंगे, एनर्जी जनरेट करने के लिए। अब जर्नली नॉट ऑलवेज, नॉट ऑल, जर्नली जो फोटोट्रॉफिक होते हैं वो एनऑक्सीजेनिक होते हैं, मतलब वो वाटर की स्प्लिटिंग नहीं करते हैं, ऑक्सीजन रिलीज नहीं करते हैं। क्या मतलब है इसका, कि जब प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते थे तो वो पानी के मॉलिक्यूल को तोड़ देते थे, पानी के मॉलिक्यूल को तोड़ते थे तो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता था एयर के अंदर। क्यों करते थे, फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे। तो प्लांट फोटोसिंथेसिस के लिए पानी के मॉलिक्यूल को तोड़ते थे जिससे ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल रिलीज होता था। बैक्टीरिया जो फोटोऑटोट्रॉफिक होते हैं, प्लांट ने भी सनलाइट ली ना, बैक्टीरिया ने भी सनलाइट ली, लेकिन पानी के मॉलिक्यूल को यूज ही नहीं करा तोड़ने के लिए, तो ऑक्सीजन ही नहीं रिलीज हुई ना, क्योंकि ऑक्सीजन तो पानी से आ रही थी। तो एनऑक्सीजेनिक का मतलब है एब्सेंट ऑफ ऑक्सीजन। तो ये बैक्टीरिया वो होते हैं फोटोऑटोट्रॉफिक मोस्टली जो ऑक्सीजन रिलीज नहीं करते एनवायरमेंट में, ठीक है। दूसरी कैटेगरी है हेटरोट्रॉफिक। हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो सॉरी उसके बाद आते हैं कीमोऑटोट्रॉफिक। कीमोऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया है जो सनलाइट ही नहीं लेते, सनलाइट ही नहीं ले रहे, पानी की स्प्लिटिंग भी नहीं कर रहे, ऑक्सीजन भी नहीं रिलीज कर रहे, तो खाना कैसे बना रहे हैं, क्या करते हैं, ये इनऑर्गेनिक मटेरियल अपने एनवायरनमेंट से लेते हैं अपनी बॉडी के अंदर और उसको चेंज करके फूड मटेरियल में चेंज कर लेते हैं, ठीक है। इनको कहते हैं हम कीमोऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। ओके, इतना क्लियर। अब चलो हेटरोट्रॉफिक। हेटरोट्रॉफिक में भी तीन कैटेगरी होती है, सेप्रोफिटिक, सिम्बायोटिक एंड पैरासिटिक। सेप्रोफिटिक होते हैं जो डेड के ऊपर फीड करेंगे, डेड एनिमल पड़े, डेड प्लांट के लीफ पड़े हैं, खराब पत्ते वत्ते नीचे गिरे हुए हैं, फ्रूट्स नीचे गिरे हुए हैं, किसी एनिमल की डेड बॉडी नीचे गिरी हुई है, तो उसके ऊपर बैक्टीरिया लग जाता है, हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया होता है। वो बैक्टीरिया उसके ऊपर जाता है और अपने केमिकल्स उसके ऊपर सिक्रीट करता है। तो अगर ये डेड लीव है, इसके ऊपर बैक्टीरिया ने अपने केमिकल डाल दिए, इसको ऐसे पिघला देगा, लिक्विड सा बना देगा और फिर इसको पी जाएगा, होते हैं सेप्रोफिटिक, डेड पे फीड होने वाले। सिम्बायोटिक, साथ में रहने वाले। कुछ बैक्टीरिया क्या करते हैं, प्लांट्स की रूट्स के साथ अटैच हो जाते हैं, प्लांट की रूट से वो लेते रहते हैं खाना, ठीक है, प्लांट्स की रूट से वो लेते रहते हैं खाना, हेटरोट्रॉफिक है ना, और प्लांट्स को जैसे ऑक्सीजन या कुछ नाइट्रोजन फिक्स करके दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल नोस्टोकरादा साइनोबैक्टीरिया, दैट इज अ सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। वो क्या करता है, प्लांट के लिए नाइट्रोजन फिक्स कर देता है। प्लांट ऐसे इन्वायरमेंट से नाइट्रोजन नहीं ले सकता, उसको मदद चाहिए होती है, तो प्लांट के लिए वो नाइट्रोजन को इस फॉर्म में ले आता है कि प्लांट्स उसको एब्जॉर्ब कर पाए, और बदले में प्लांट उसको रोटी दे देते हैं, खाना दे देते हैं। इनको कहते हैं सिम्बायोटिक, मेल बांध के रहते हैं। सी है पैरासिटिक। पैरासिटिक का मतलब है किसी होस्ट की बॉडी के अंदर चिपक के रहना या उसकी बॉडी के अंदर रहना। बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं ना, हमें बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर चला जाता है, हमारी बॉडी को फीड करके वो अपनी पॉपुलेशन इंक्रीज करता है, तो हमारी बॉडी से वो क्या लेता है, खाना, है ना, और हमें क्या देता है, बीमारियाँ। तो पैरासिटिक रिलेशनशिप ही ये होता है कि जो होस्ट है उसको नुकसान होता है और जो ऑर्गेनिज्म है उसको फायदा होता है। बैक्टीरिया को खाना मिल रहा है, उसको फायदा हो रहा है, हमें नुकसान हो रहा है, ठीक है। तो ये थे ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक। आई होप ये टर्म्स क्लियर है। अब हम लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। चलो लास्ट टॉपिक रिप्रोडक्शन, ठीक है, बैक्टीरिया का रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे हम लोग। और अगर आपको और क्लासेस के अपडेट्स चाहिए तो इस लेक्चर के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक गूगल फॉर्म भरा है, पड़ा हुआ है, उसको भर लेना। सो मेल के थ्रू आपको सारी इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट कर दी जाएगी, ठीक है। इसके अलावा आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, और आपको कोई भी सजेशन देनी है तो आप कमेंट सेक्शन में बेझिझक लिख सकते हो, ठीक है। अब आएंगे रिप्रोडक्शन में। तो जो बैक्टीरिया होते हैं तीन तरीके से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। एक तो असेक्सुअली, जिसको कहते हैं फिजन, एक बॉडी बैक्टीरिया की दो में डिवाइड हो जाएगी, सिंपल,
दूसरा होता है अगर कंडीशन अनफेवरेबल है। वैसे तो बैक्टीरिया असेक्सुअली ही मोस्टली रिप्रोड्यूस करते हैं, इसलिए तो उनका नंबर इतनी जल्दी बढ़ जाता है। अगर तुम गंदा पानी पी लो और उससे तुम्हें बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, क्या होता है कि थोड़ा सा बैक्टीरिया बॉडी में जाता है और बहुत जल्दी से अपनी पॉपुलेशन इंक्रीज कर देता है। तो मोस्टली बैक्टीरिया असेक्सुअली करते हैं। लेकिन अगर अनफेवरेबल कंडीशन हो, माहौल अपने हिसाब से नहीं है, तब वो क्या करते हैं, अपनी बॉडी में स्पोर्स बनाते हैं और अपने स्पोर्स होते हैं वो स्ट्रक्चर जो अनफेवरेबल कंडीशन के लिए रेजिस्टेंट होते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, बहुत कम टेम्परेचर है, ऐसी कंडीशन में स्पोर्स बन जाएंगे और वो अलग अलग इन्वायरमेंट में फैल जाएंगे और बैठे रहेंगे। जैसी कंडीशन फेवरेबल होगी वो स्पोर से पूरा एक बैक्टीरिया फॉर्म हो जाएगा, उसको कहते हैं स्पोरुलेशन। और एक और तरीका होता है प्रिमिटिव सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब होता है गैमेट की फॉर्मेशन होगी और उन गैमेट्स की फ्यूजन होगी, लेकिन ये प्रिमिटिव है, तो इसमें ये दोनों चीज़ें नहीं है, नो गैमेट फॉर्मेशन और नो फ्यूजन। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट बनते हैं? नहीं। फ्यूजन होता है उन गैमेट्स का? बिल्कुल नहीं होता। तो क्या होता है फिर? In primitive type of sexual reproduction, only exchange of genetic material occurs from one bacteria to another. एक बैक्टीरिया से जेनेटिक मटेरियल दूसरे बैक्टीरिया में चला जाता है, ठीक है। जीन रिकॉम्बिनेशन अकर विदाउट गैमेट फॉर्मेशन कॉल्ड पैरासेक्सुअलिटी। सो दिस क्वेश्चन कैन कम, बैक्टीरिया शो करते हैं पैरासेक्सुअलिटी। ये क्वेश्चन आ सकता है कि आपको कहाँ पे पैरासेक्सुअलिटी देखने को मिलती है। पैरासेक्सुअलिटी का मतलब है कि जब भी गैमेट फॉर्मेशन होती है ना, उस टाइमिंग पे जीन रिकॉम्बिनेशन होती है, ठीक है। इतना समझ लो कि ये होते हैं हमारे डीएनए या आरएनए, कुछ भी लगा लो, है ना। इसके ऊपर छोटे छोटे बटन्स होते हैं जिनको कहते हैं जीन्स। तो ये चेंज हो जाते हैं, एक दूसरे से एक्सचेंज होकर नए नए जीन्स बन जाते हैं। इस कॉन्सेप्ट को हम आगे जाके और डिटेल में पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना समझ लो कि जीन रिकॉम्बिनेशन तो होती है लेकिन गैमेट नहीं बनता। तो जीन रिकॉम्बिनेशन होना इन द एब्सेंस ऑफ गैमेट फॉर्मेशन इज नोन एज पैरासेक्सुअलिटी व्हिच इज विजिबल इन बैक्टीरिया। ओके, सो अब ये जेनेटिक मटेरियल एक से दूसरे में कैसे गया? 3 मेथड से गया, ट्रांसफॉर्मेशन, कॉन्जुगेशन एंड ट्रांसडक्शन। व्हाट इज ट्रांसफॉर्मेशन? एब्जॉर्प्शन ऑफ डीएनए सेगमेंट फ्रॉम सराउंडिंग मीडियम बाय लिविंग बैक्टीरिया। एक लिविंग बैक्टीरिया पड़ा था यहाँ पे, ठीक है, और इन्वायरमेंट में जेनेटिक मटेरियल पड़ा था दूसरे बैक्टीरिया से निकला हुआ। तो इस बैक्टीरिया ने पास वाले एनवायरनमेंट से जेनेटिक मटेरियल अपने अंदर ले लिया, उसको कहेंगे ट्रांसफॉर्मेशन। कॉन्जुगेशन का मतलब है एक बैक्टीरिया जो एक्ट करेगा एज अ डोनर, दूसरा बैक्टीरिया जो एक्ट करेगा एज अ रेसिपिएंट। डोनर रेसिपिएंट के साथ एक ट्यूब बना लेगा जिसे कहेंगे कॉन्जुगेशन ट्यूब। इस कॉन्जुगेशन ट्यूब से डोनर का जेनेटिक मटेरियल रेसिपिएंट के पास पहुंच जाएगा, तो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल हो गया। तीसरा है ट्रांसडक्शन, ट्रांसफर ऑफ जीन्स बाय वायरसेस। तो वायरस आएगा इस बैक्टीरिया से जेनेटिक मटेरियल ले लेगा। फॉर एग्जांपल, तो बैक्टीरिया ना यहाँ पे, तो एक बैक्टीरिया के ऊपर आके वायरस लगा हमारा, इसने इससे जेनेटिक मटेरियल लिया और फिर ये वायरस जाके दूसरे बैक्टीरिया पे लगा और उसको जेनेटिक मटेरियल दे दिया। तो ये 3 प्रोसेसेस होते हैं टू ट्रांसफर जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर in sexual reproduction, and it is a primitive type of sexual reproduction which is known as parasexuality। कि रिकॉम्बिनेशन तो हुआ लेकिन गैमेट की फॉर्मेशन नहीं हुई, फ्यूजन नहीं हुआ। तो ये सारा का सारा था हमारा रिप्रोडक्शन। अगले लेक्चर में हम लोग करेंगे प्रोटिस्टा। हेलो, हाय, माय नेम इज साक्षी। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम लोग एबी क्लासेस पे क्रैश कोर्स रन कर रहे हैं फॉर नीट 2021 और मैं आपको पढ़ा रही हूँ अभी बॉटनी 11th स्टैंडर्ड, ठीक है। सो हम लोग करने लगे थे नया चैप्टर जो है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में मैं आज आपको पढ़ाऊंगी मोनीरा और जर्नल कैरेक्टरिस्टिक। तो देखो, ये है क्रैश कोर्स, तो हमें जो सिलेबस है उसको ऐसे करना है कि हमें समझ भी आए और जो इम्पोर्टेंट है हम उसको फटाफट नोट डाउन भी करते जाए, ठीक है। इसलिए ये लेक्चर्स थोड़े शॉर्ट होने वाले हैं और जो नोट्स होंगे वो बिल्कुल ही पॉइंट टू पॉइंट होंगे, ताकि जो भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर आ चुके हैं या एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं वो पैटर्न हमारा कवर हो जाए, राइट। तो चलो स्टार्ट करें।